भारत से दुनिया को है आस, जंग की विभीषिका का कर देगा विनाश। शांति दूत बनकर रूस यूक्रेन को समझाएगा, दुनिया में फिर अमन चैन की पताका फहराएगा। दोस्तों, दुनिया जानती है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग की ज्वाला को कोई शांत कर सकता है तो वो है भारत और उसके प्रधानमंत्री मोदी हैं। पीएम मोदी में ही वो काबिलियत है जो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को समझाकर शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, उन्हें भाईचारे का पाठ पढ़ा सकते हैं। लिहाजा सभी पीएम मोदी से शांति दूत बनने की गुहार लगा रहे हैं। दुनिया भर की निगाहें अब भारत पर टिकी हैं। मैं और आप भी उन्हीं में से एक हैं जो भारत को विश्व शांति गुरु बनते देखना चाहता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के इसी कदम की जानकारी दूंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह भारत रूस और यूक्रेन को समझाकर शांति के मार्ग लाने की कोशिश कर रहा है। आपको बताऊंगा कि किस तरह भारत रूस और यूक्रेन को समझाकर शांति के मार्ग पर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो को बीच में ही स्किप कर दिया तो आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते वो सब जानने से महरूम रह जाएंगे जिसे जानने के बाद आपका मन गदगद हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए भारत का मान बढ़ाने वाला ये वीडियो। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच शांति के लिए की जा रही पहल को जानने से पहले दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध की ताज़ा तस्वीर के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तभी आपको अंदाजा लग पाएगा कि आखिर दोनों देशों के बीच शांति कायम करने के लिए भारत को ही क्यों चुना गया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 34वां दिन है। एक महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में रूसी सेना ने लगातार यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर मिसाइलें दागकर उसे बर्बाद कर दिया है। मरियोपोल, कीव समेत कई रिहायशी इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इस जंग के दौरान हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग अपना देश छोड़कर पड़ोसी देशों में पलायन कर चुके हैं। वहीं मरियोपोल के मेयर की माने तो रूस ने इस शहर का लगभग 90% हिस्सा खंडहर में तब्दील कर दिया है। हमले में 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1.6 लाख लोग ऐसे हैं जो शहर छोड़कर भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि रूसी सेना ने शहर छोड़ने वाले सभी रास्तों पर अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। लिहाजा उन्हें डर है कि अगर वो बाहर जाते हैं तो रूसी सेना उन्हें अपना निशाना बना लेगी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि मैं दूसरे देशों की संसद से लगातार अपील करूंगा, उन्हें घेरेबंदी वाले मरियोपोल जैसे शहरों के भयावह हालात की ताज़ा तस्वीर दिलाऊंगा, उन्हें बताऊंगा कि किस तरह रूस यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों को धन्यवाद देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के सैनिकों ने अदम्य साहस के परिचय देते हुए कब्जा किए जा चुके शहरों को वापस लेने का काम शुरू कर दिया है। कुछ हिस्सों में तो वो आगे भी बढ़ रहे हैं, यही अत्यंत सराहनीय है। इसके साथ ही अपने संबोधन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि तुर्की में रूस के साथ होने जा रही बातचीत में यूक्रेन की संप्रभुता और भूभागीय अखंडता को लेकर बातचीत की जाएगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम वास्तव में बिना किसी विलंब के शांति चाहते हैं। तुर्की में आमने सामने होने जा रही बातचीत एक अवसर है और जरूरत भी है, ये बुरा नहीं है। आइए देखें कि परिणाम क्या मिलते हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन युद्ध को लेकर अब झुक रहा है, वहीं रूस अब उसे बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा। रूसी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे। हालांकि इस दौरान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को सिरे से खारिज कर दिया गया है। क्रेमलिन ने कहा कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके अस्तित्व पर संकट आएगा। दोस्तों, पुतिन भले ही अपने बयान में यूक्रेन को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हों, लेकिन दुनिया को लगता है कि पुतिन को कोई समझा सकता है तो वो भारत है, क्योंकि भारत लगातार बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की पैरवी करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वो यूक्रेन और रूस के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे देशों से लगातार संपर्क में है। इस दिशा में भारत की कोशिश सराहनीय है। भारत लगातार रूस और यूक्रेन से युद्ध को लेकर बात कर रहा है, उनसे हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाने की अपील कर रहा है। ये कोशिश धीरे धीरे रंग भी ला रही है। गुतेरेस ने कहा, मैं ऐसे कई देशों के साथ करीबी संपर्क में हूं जो राजनीतिक समाधान के लिए मध्यस्थता के विभिन्न तरीकों का पता लगाने के लिए दोनों पक्षों से उच्चतम स्तर पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे तुर्की हो या इजराइल, फ्रांस हो या चीन, कतर हो या जर्मनी, मैं सभी देशों के प्रतिनिधियों से संपर्क में हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इन सभी देशों की कोशिशें रंग लाएं और यूक्रेन में अमन चैन कायम हो। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराने में भारत की भूमिका सबसे अहम हो सकती है, क्योंकि भारत के रिश्ते रूस से अच्छे हैं। इसी तरह यूक्रेन के पीछे खड़े अमेरिका से भी भारत की नजदीकियां हैं। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में रूस और अमेरिका दोनों को ही भारत की जरूरत है, इसलिए विवाद सुलझाने में भारत की भूमिका अहम हो जाती है। यूक्रेन में युद्ध खत्म कराने को लेकर भारत पहले से ही कोशिशें कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक महीने में
पुतिन और जेलेंस्की के साथ फोन पर 2 बार लंबी बातचीत कर चुके हैं, उनसे युद्ध का रास्ता छोड़ने की अपील कर चुके हैं, युद्ध से आने वाले समय में उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को भी बता चुके हैं। लिहाजा पीएम मोदी से अच्छा कोई और शांति दूत हो ही नहीं सकता। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका का भी यही मानना है। इन देशों ने इसे लेकर भारत से बात भी की है और उससे इस दिशा में ठोस पहल करने की अपील की है। दोस्तों, भारत केवल दूसरे देशों के मुद्दों को ही सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि अपने पड़ोसी मुल्कों से भी रिश्तों को बेहतर करने के लिए उसने कई बार कोशिश की है। बात करें पाकिस्तान के तो हम उससे भी रिश्ते बेहतर रखना चाहते हैं, लेकिन उसकी करतूत हमें ऐसा करने से रोक देती है। शक्ति संपन्न होने के बाद भी हम उसे शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी हमारे सामने खड़े होने की हैसियत नहीं है। हम जब चाहें उसे मसल दे, लेकिन उसके लाख उकसाने के बाद भी हमने कभी भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, बल्कि उसे समझाने की ही कोशिश की। लेकिन भारत का शांति पाठ आज तक पाकिस्तान को समझ में नहीं आया, तभी तो वो आतंक की फैक्ट्री अभी भी चला रहा है, जिससे भारत में अशांति फैलाई जा सके। दोस्तों, जब भारत में अटल जी की सरकार थी तब उन्होंने भी पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसका जो नतीजा मिला आप जानते हैं। इन सब के बावजूद भारत ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। पीएम मोदी की भी यही कोशिश है। जब उन्होंने भारत की बागडोर संभाली तब ही उन्हें पाकिस्तान के पीएम को अपने शपथ ग्रहण में निमंत्रण देकर भारत की मंशा बता दी। यही नहीं, पीएम मोदी पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए नवाज शरीफ के घर भी पहुंच गए थे, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये भी हम सब जानते हैं। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी भारत ने सब्र और अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा और पाकिस्तान पर कभी हमला नहीं किया, क्योंकि भारत जानता है कि युद्ध हमेशा विनाश लाता है, बर्बादी की दास्तान लिखता। लिहाजा सशक्त होने के बाद भी भारत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे दुनिया के अमन चैन में बाधा पैदा हो और निर्दोष लोग मारे जाएं। चीन के साथ भी भारत के रिश्तों का कमोवेश यही आराम है। सीमा विवाद को लेकर वो हमेशा अपनी धौंस दिखाता रहता है, भारत को गीदड़ भपकी देता रहता है, लेकिन भारत ने कभी भी उसके उकसावे का जवाब नहीं दिया। दोस्तों, आपको याद होगा जब सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री हुआ करती थी, तब चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि बात युद्ध तक आ गई थी। लेकिन उस समय उन्होंने संसद में कहा था कि युद्ध चीन चाहता है, हम नहीं। लिहाजा जब हम आक्रमण का आगाज ही नहीं करेंगे तो युद्ध की शुरुआत कैसे होगी। चीन को अगर अकेले लड़ना है तो वो लड़ सकता है, लेकिन भारत उससे युद्ध नहीं करने जा रहा। डोकलाम और गलवान घाटी में चीन ने जो हरकत की थी उसे भी एक तरह से युद्ध को उकसाने वाली ही कार्रवाई कहा जा सकता। लेकिन भारत ने यहाँ भी संयम और अहिंसा का परिचय देते हुए युद्ध करने के बजाय बातचीत के जरिए मुद्दे का हल निकालने को वरीयता दी, जिसका नतीजा है कि भारत और चीन के बीच विवाद की गाड़ी अब धीरे धीरे सुलह की ओर आगे बढ़ने लगी है। हालांकि इसमें वक्त बहुत लग रहा है, बावजूद इसके भारत अपनी तरफ से वो हर संभव कोशिश कर रहा है जिससे युद्ध की ज्वाला ना भड़कने पाए। दोस्तों, भारत कभी भी अपनी तरफ से युद्ध का आगाज नहीं करता। चीन और पाकिस्तान से हुए युद्ध में भी भारत ने पहल नहीं की थी। दोनों देशों ने भारत के ऊपर हमला बोलकर उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया था, लिहाजा भारत को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, पीएम मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है, भारत विश्व में एक महाशक्ति बनकर उभरा है। आज हर क्षेत्र में भारत का डंका बज रहा है। बावजूद इसके भारत को अपने ऊपर गुमान नहीं है। वो कभी भी पड़ोसी देशों को लेकर दमनकारी नीति नहीं अपनाता। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की ही बात करें तो भारत ने कभी इनके ऊपर अपनी नीति नहीं थोपी। इनके चीन के करीब जाने के बाद भी भारत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये देश उल्टे चीन के चंगुल में फंसने के बाद बर्बाद हो रहे इन देशों की भारत मदद कर रहा है। ये सारी बातें साबित करती हैं कि भारत हमेशा शांति से काम लेता है। दुनिया भी जानती है कि भारत अपनी शक्ति का बेवजह इस्तेमाल नहीं करता। परमाणु संपन्न होने के बाद भी उसने कभी चीन जैसे देशों को समझाने के लिए परमाणु हमले की बात नहीं की। शायद इसी का नतीजा है कि अमेरिकी संसद ने घातक हथियारों को खरीदने के बाद भी भारत पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है और CATSA एक्ट में उसे छूट देने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा कर सके। जय हिंद, जय भारत।